नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा केस की, एक नजर डालेंगे दिल्ली में बीजेपी के पहले बजट पर, जानेंगे क्यों आरजेडी विधायकों के निशाने पर है नीतीश सरकार। बात करेंगे हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूरा, कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के बीच विवाद की। एक नजर डालेंगे मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन पर, और आखिर में जानेंगे कैसे कानपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष का टूटा पैर तो अस्पताल ही बन गया ऑफिस। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर, झीरम हमले के मास्टरमाइंड चैतू के मारे जाने की चर्चा तेज, शव और हथियार बरामद। कॉमेडियन समय रैना ने गलती स्वीकार की, बोले भविष्य में सावधानी बरतेंगे। शो में पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स का है मामला। उत्तर प्रदेश में तैनात रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और भी बढ़ी, ईडी ने भी शुरू की कमीशनबाजी की जांच। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए यूपी का युवक बन गया दिल्ली का फर्जी एडीएम, पुलिस से मांग रहा था वीआईपी प्रोटोकॉल। बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी देंगे इफ्तार पार्टी, पटना में सीएम नीतीश समेत एनडीए के नेताओं को न्योता। सावरकर के योगदान को लोगों तक पहुंचाएंगे मध्य प्रदेश सरकार, सीएम मोहन यादव बोले जयंती पुण्यतिथि पर करेंगे बड़े आयोजन। पंजाब पुलिस ने नार्को टेरर फंडिंग नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 11 लोग हुए गिरफ्तार। एक्सीडेंट में घायल हुई सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद, मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे पर हुआ हादसा। कुणाल कामरा के घर पहुंची पुलिस, एकनाथ शिंदे बोले व्यंग्य भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। मेलबर्न कॉन्सर्ट में 3 घंटे देरी से पहुंची सिंगर नेहा कक्कड़, विरोधी नारे लगने पर मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी सिंगर, जमकर हुई कमेंटबाजी। मध्य प्रदेश में 27 से 31 मार्च के बीच लू चलने के आसार, रतलाम नर्मदापुरम सबसे गर्म, भोपाल इंदौर उज्जैन में भी बढ़ेगी गर्मी। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने के दौरान मिले अधजले नोट के मामले में गठित 3 जजों की कमेटी जांच के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची। कमेटी करीब 45 मिनट तक वहां रुकी और इस दौरान तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोट मिले थे। जांच किस तरीके और किन नियमों के तहत होगी, ये कमेटी खुद तय करेगी। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से निकल चुकी है। आपको बता दें, टीम कुछ देर तक जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर रुकी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संवाभालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आवास पर पहुंची थी। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक वे उस कमरे में गए जहां आग लगी थी। टीम 45 मिनट से ज्यादा जस्टिस वर्मा के आवास पर रुकी है। 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आने के बाद जस्टिस वर्मा के प्रकरण में आगे की कार्यवाही होगी। बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर ली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। जो आदेश उनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में है वही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लागू रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जस्टिस वर्मा पर यह कार्यवाही सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहेगी। इस घटनाक्रम से न्यायपालिका में दूरगामी परिणाम आएंगे। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इन हाउस इंक्वायरी से स्वतंत्र और अलग है, क्योंकि नियमों के तहत हाईकोर्ट के जजों का तबादला कॉलेजियम के जरिए होता है, न कि समिति के जरिए। नियमों के तहत जजों के खिलाफ आरोपों पर इन हाउस इंक्वायरी में सिर्फ सीजीआई की भूमिका होती है। सीजीआई ऐसी घटनाओं के संबंध में संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगेंगे।
जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज हैं और कॉलेजियम में भी शामिल हैं। चूंकि कथित घटना दिल्ली में हुई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ये 27 वर्षों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला बजट है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी और स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यमुना में गिरने वाले नालों का टैप करके सीवेज को ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए 40 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार के लिए 40 करोड़ की मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। बता दें, नजफगढ़ ड्रेन के लिए अकेले 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं 200 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली का पूरा सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा। जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बजट में 9000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नए औद्योगिक नीति पेश करने की घोषणा की है। जी हां, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ नई वेयर हाउस पॉलिसी लेकर आएगी। उन्होंने दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि व्यापार के लिए लोग दिल्ली से बाहर आ रहे हैं। एक रीडेवलपमेंट प्लान के तहत सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिससे व्यापारी भाई अपना बिजनेस ठीक से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम सदन में घोषणा करते हैं, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये व्यापारियों की समस्याओं की पहचान करने के साथ ही उसका निवारण भी करेगी। बिहार की एनडीए सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है। इसी बीच आरजेडी विधायक रणविजय साहू व सतीश दास ने बिहार में 85% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 85% आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाया जाना चाहिए। आपको बताते चले कि पहले जो 65% आरक्षण रद्द हुआ है उसे 75% किया जाए, उसमें 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ा जाए। इस तरह आरक्षण कुल 85% हो जाएगा। आरजेडी विधायकों ने कहा कि पहले महागठबंधन सरकार में जातीय गणना हुई थी, आरक्षण का दायरा बढ़ा था, 65% किया गया था, 75% आरक्षण हो। नीतीश अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डलवाए थे, उनके कारण आरक्षण रद्द हो गया है। नीतीश आरक्षण चोर है। ऐसा नहीं है कि चुनावी साल में आरक्षण का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े अति पिछड़े दलित के हक की आवाज हम हमेशा उठाते हैं। बता दें कि महागठबंधन आरक्षण में बढ़े सरकार का आरक्षण का मामला पटना हाई कोर्ट गया था, जिसको कोर्ट ने ही रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी लंबित है। सदन के अंदर भी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। आरजेडी लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रही है। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित भी की गई थी। सदन के अंदर राजद के मुख्य सचेतक एवं विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना करवाई थी। विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 में आरक्षण की सीमा प्रतिशत की गई थी। 10% आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकार नौकरी और इसके अलावा संस्थानों में नामांकन के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बता दें, स्वीटी और दीपक की शादी 3 साल पहले ही हुई थी, लेकिन अब स्वीटी बुरा का पति के साथ विवाद को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है।
दरअसल स्वीटी बुरा ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था और हिसार महिला थाने में मुकदमा दर्ज भी करवाया था। वहीं दीपक ने भी स्वीटी और उनके परिवार पर संपत्ति हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इन सब के बीच स्वीटी बुरा ने थाने के अंदर दीपक हुड्डा से मारपीट भी की है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बता दें, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। बॉक्सर स्वीटी बुरा हरियाणा के जिला हिसार में घिराए गांव की रहने वाली हैं। स्वीटी बुरा का जन्म 10 जनवरी 1993 में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता महेंद्र सिंह किसान हैं। स्वीटी बुरा एक राज्य स्तर की कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता की सलाह पर बॉक्सिंग में अपना करियर बनाया। वह 15 साल की उम्र में पहली बार बॉक्सिंग रिंग में उतरी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत के लिए कई मेडल जीते। स्वीटी बुरा ने साल 2009 में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 11 सीनियर महिला नेशनल मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर परिवार का नाम रोशन किया। फिर उन्होंने सीनियर लेवल पर कई मेडल जीतते हुए साल 2014 से बॉक्सिंग चैंपियनशिप साउथ कोरिया में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वह साल 2015 में चीन में हुई एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। इनके अलावा वह 2018 इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, 2022 में एशियन चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उन्हें इसी साल अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केरल के कई सांसदों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत बकाया राशि जारी करने की मांग करते हुए मंगलवार को संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के निकट कांग्रेस सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और कुछ अन्य सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बताते चले, केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि केरल के विपक्षी दलों के सांसदों ने आज मनरेगा श्रमिकों की भयावह उपेक्षा के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया। सरकार की निष्क्रियता ने लाखों परिवारों को आजीविका के बिना छोड़ दिया है, जिससे गरीबी और दर्द बढ़ चुका है। उन्होंने कहा, हम इस संकट पर तत्काल ध्यान देने और उन पर प्रभावित श्रमिकों के लिए न्याय की मांग करते हैं, जो लंबे समय से लंबित मजदूरी के अभाव में गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबित मानदेय की राशि तत्काल जारी हो, बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर जिले की एक बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी की ये बैठक किसी कार्यालय या सभागार में नहीं, बल्कि एक अस्पताल के मरीज वार्ड में संपन्न हुई। दरअसल जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के पैर का ऑपरेशन हुआ है। इस वजह से अब अस्पताल ही अस्थायी कार्यालय की तरह हो गया है। भाजपा ने हाल ही में कानपुर उत्तर जिले के नए जिला अध्यक्ष के रूप में अनिल दीक्षित को नियुक्त किया है। जिला अध्यक्ष बनने के महज एक दिन बाद ही उनके साथ एक हादसा हो गया। घर में सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी जांघ की हड्डी टूट गई, जिसके चलते उन्हें तुरंत आर्य नगर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उनका ऑपरेशन हुआ और तब से ही वे यहाँ भर्ती हैं। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष ने अस्पताल में ही पहली बैठक बुलाने का निर्णय लिया। बता दें, अस्पताल के दूसरे तल पर मौजूद पेशेंट केयर वार्ड में भाजपा की होल्डिंग लगाकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करीब 2 दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जिला अध्यक्ष अस्पताल के बेड पर लेटे हुए ही बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि अन्य पदाधिकारी अलग बगल में कुर्सियों पर बैठे नजर आए। महिला पदाधिकारियों को तीमारदारों की बेंच पर बैठाया गया। आधे घंटे तक चली इस बैठक में आगामी पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के बाद जब जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित से उनकी सेहत और आगे की योजनाओं पर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि
कि ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने बताया कि 2 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद मुझे 10 दिनों तक घर पर बेड रेस्ट करना होगा। उम्मीद है कि 1 महीने में मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन पार्टी का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए अस्पताल में ही बैठक करनी पड़ी। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 14 अप्रैल तक पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें जिले भर में कई आयोजन भी किए जाएंगे। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV के साथ।